नमस्कार। 22 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक बहुत बड़ा अधिवेशन बुलाया है परिसीमन के विरोध में, डिलिमिटेशन के विरोध में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसमें शिरकत करेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी को भी न्योता भेजा गया है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। दक्षिण के राज्यों की भी पार्टियों की शिरकत उस मीटिंग में होगी और एम के स्टालिन खास तौर पर इसका नेतृत्व कर रहे हैं कि देश में परिसीमन नहीं होना चाहिए, डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। पूरे डिलिमिटेशन के मुद्दे पर इस वीडियो पर हम बहुत ही विस्तृत और अ, विश्वसनीय एक चर्चा करेंगे तथ्यों के साथ, इसलिए अंत तक बने रहें क्योंकि हम काफी सारे तथ्य इसमें साझा करेंगे आपके साथ जो आपको जानकारी देगी। सबसे पहले हम बता दें कि संविधान का 42वां संशोधन यानी कि 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1973 में किया गया था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, उसके बाद से देश में कोई भी परिसीमन नहीं हुआ है, यानी कि डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने के लिए लोकसभा के, तो लोकसभा के सीट फ्रीज कर दिए गए 545 पर। जो अंतिम परिसीमन हुआ था 1972 में, 1971 के सेंसस के मद्देनजर। 1971 में जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक 1972 में परिसीमन हुआ और 545 लोकसभा सीट पर जो आंकड़ा उस समय पहुंचा उसके बाद उस पर फ्रीज लगा दिया गया। पहले 25 साल के लिए लगाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब वो कार्यकाल 25 साल का खत्म हुआ 2001 में, और वो जो 25 साल का फिर से एक बार फ्रीज वाजपेयी के समय में लगाया गया 2001 में, वो फ्रीज अब खत्म होगा 2026 में। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इंदिरा गांधी और वाजपेयी की तरह क्या 25 साल के लिए परिसीमन को टाल देंगे? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार, चूंकि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तुलना में ऐसा माना जाता है संख्या बल के बेसिस पर कि मजबूत सरकार है, राज्यसभा में भी लगभग मेजॉरिटी है, लोकसभा में भी अगर देखें बिहार के सहयोगी दल को अगर जोड़ लें तो बीजेपी की संख्या लगभग मजबूत सी है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के टीडीपी पर थोड़ा बहुत निर्भर करते हैं, लेकिन जो जादुई आंकड़ा है वहां पर पहुंच जाते हैं। और भी जो इनके सहयोगी दल हैं, कुछ इंडिपेंडेंट या अन्य दलों को भी अपने साथ में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाजपेयी की जो सरकार थी वो बहुत ही मिली-जुली सरकार थी, उसमें 35 से 40 पार्टियों का सहयोग था, तो बहुत ही कमज़ोर राजनीतिक दृष्टि से वो सरकार थी। लेकिन उनके तुलना में मोदी की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है संख्या बल पर। तो क्या मोदी भी 25 साल के लिए परिसीमन टाल देंगे डिलिमिटेशन को, या हिम्मत दिखा कर करके 2026 में वो परिसीमन कर देंगे? अगर वो परिसीमन करेंगे तो क्या निकल करके आ सकता है? जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन है रिपोर्ट, उसके बारे में जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा है कि जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक उन्होंने ये बात करा है कि 10 राज्य मिलाकर के ही लोकसभा में जितने सीट बनेंगे नए परिसीमन के बाद, लगभग 77% इन 10 राज्यों के पास ही वो लोकसभा सीट होंगे। और उनका कहना है कि जैसे मिसाल के तौर पर झारखंड, जहाँ की 14 लोकसभा सीट अभी है, वो 14 से बढ़ करके वो बताते हैं कि 24 हो जाएगा। 14 से बढ़कर के 24 हो जाएगा झारखंड का। तो अगर देखें
कंपैरिज़न करते हैं बाकी राज्यों से तो झारखंड के लोकसभा सीट कम नहीं बढ़ने वाले हैं, 14 से 24 होने वाले हैं, तो अच्छी खासी संख्या में बढ़ने वाले हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात का ऐतराज़ है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के लिए आरक्षित जो लोकसभा सीट रहेंगे, जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन रिपोर्ट है, जो दावा करते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उसके मुताबिक वो 5 लोकसभा सीट ही रहेंगे आरक्षित जनजातियों के लिए, जो आज के तारीख में भी है। तो इस बात की चिंता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड को है और इसलिए वो 22 मार्च को एम.के. स्टालिन ने जो मीटिंग बुलाई है उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। अब सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो ड्राफ्ट रिपोर्ट का आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक सबसे बड़ा जो इजाफा होने वाला है वो उत्तर प्रदेश, जहां की वर्तमान में 80 लोकसभा सीट है, वो बढ़कर के 143 लोकसभा सीट हो जाएगा। 80 से बढ़कर के 143। बिहार का जो 40 लोकसभा सीट वर्तमान में है वो बढ़ के 79 यानी कि डबल। अ, गुजरात का 26 लोकसभा सीट अभी है, वो बढ़ के हो जाएगा 43, 43। राजस्थान जहाँ की लोकसभा सीट अभी 25 है, वो बढ़कर के हो जाएगा 50, मतलब डबल। तो डबल जो हो रहा है लोकसभा सीट, जो सुप्रियो भट्टाचार्य ने डेलिमिटेशन रिपोर्ट का ड्राफ्ट रिपोर्ट का हवाला दिया है, उसमें बिहार और राजस्थान में जो वर्तमान लोकसभा सीट हैं वो डबल हो रहे हैं। इस वीडियो के आप अंत तक बने रहें क्योंकि हम कुछ संविधान की ऐसी बात करेंगे जिसके लिए परिसीमन होना बहुत ही ज़रूरी है और परिसीमन नहीं कर करके कहीं न कहीं देश के अंदर में एक नागरिक की जो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है और दूसरे राज्य की जो राजनीतिक शक्ति है उसमें फ़र्क हो गया है और कहीं न कहीं असमानता हो गई है, जो कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है उसका भी वायलेशन है। आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार देता है सभी नागरिकों को, उसके भी विरोध में है। तो पहले हम आंकड़ा पूरा कर लेते हैं। जो 10 राज्य जहाँ की 77% जिनके शेयर हो जाएंगे लोकसभा के अंदर में, जब लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी और जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है वो उस हिसाब से ही बनाया गया है कि नए परिसीमन के बाद जो संख्या बढ़ेगी, करीबन 1000 के आसपास लोकसभा जब सीटें हो जाएंगी तो उनके बैठने का इंतजाम उस नए पार्लियामेंट में कर दिया गया है। महाराष्ट्र जहां की वर्तमान में 48 लोकसभा सीट हैं, वो बढ़कर के 76 लोकसभा सीट हो जाएंगे। तमिलनाडु जहां की ये काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर 39 यानी कि 39 लोकसभा सीट्स हैं, वो बढ़ करके, घटेंगे नहीं, बढ़ करके 49 हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। 39 से वो 49 हो जाएंगे। जो कर्नाटक है वहां पर 28 है, 28 लोकसभा सीट अभी हैं, वो बढ़कर के 41, 41 हो जाएंगे नई परिसीमन के बाद, जो सुप्रियो भट्टाचार्य ने ड्राफ्ट डिलिमिटेशन रिपोर्ट का हवाला दिया है उसके मुताबिक। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को मिलाकर कर देखें तो 42 लोकसभा सीट वर्तमान में बनती है, वो बढ़कर के 54 हो जाएंगे। तो मोटा-मोटी अगर देखें तो कर्नाटक में भी सीटों का इजाफा काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। 28 से 41 लोकसभा सीट होने वाला है, लेकिन उसी अनुपात में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु, इनकी जो संख्या बढ़ने वाली है, वो उस अनुपात में नहीं बढ़ने वाली है जिस अनुपात में राजस्थान और बिहार की बढ़ने वाली है। तो ये तो रहा जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन रिपोर्ट है, जिसके बारे में सुप्रियो भट्टाचार्य ने हवाला दिया है, उसका जिक्र हमने कर दिया। अब हम ये एक किताब है डिलिमिटेशन एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, ये किताब लिखा है गौतम और देसीराजू दीक्षित भट्टाचार्य, इन दोनों ने मिलकर के ये किताब लिखा है। और ये जो गौतम और देसीराजू हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ के एमेरिटस प्रोफेसर हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल पे इन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाया है और ये कहते हैं कि सारा जो बखेड़ा है वो खत्म करो और पूरे देश में 75 राज्य बना दो। अगर 150 करोड़ की आबादी है देश में, तो हर राज्य 2 करोड़ की आबादी पर एक राज्य बना दे, 75 राज्य बन जाएगा। सबको समान के
तरीके से लोकसभा सीट में हिस्सेदारी मिल जाएगी, कोई असमानता नहीं रहेगा। ये जो अभी नॉर्थ और साउथ के डिवाइड की जो बात कर रहे हैं एम के स्टालिन और कुछ आंध्र प्रदेश और कुछ तेलंगाना की पार्टियां, खास करके इन तीन राज्यों में ही बहुत ज़्यादा जोर है नॉर्थ और साउथ के डिवाइड के बीच में। तो उसके जड़ में ये बताते हैं देसी राजू कि बी आर अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया था कि भाषा के आधार पर अगर आप राज्य बनाएंगे तो आने वाले समय में आपको किन मुसीबतों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भाषा के आधार पर दक्षिण में राज्य ज्यादा बने, उत्तर में चूंकि भाषा अगर आप देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश और ये भाषा एक ही है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर भाषा की वजह से कहीं कोई नया राज्य नहीं बना। अगर राज्य बना वो भी उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़, तो वो भाषा की वजह से नहीं बना, वो किसी और कारण से बना। एक तो पहाड़ी राज्य बना उत्तराखंड, और जनजातीय एक पहचान के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य बने, भाषा के आधार पर नहीं बने। अगर दक्षिण में देखेंगे जो जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, उस मद्रास प्रेसिडेंसी में वर्तमान का तमिलनाडु, अभी का कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था। लेकिन जो भाषा को लेकर के जो आंदोलन चले, उससे जाकर के कई सारे नए नए राज्य बने, और उन नए राज्यों के बनने के बाद स्वाभाविक है कि उनकी जनसंख्या भी कम हो जाएगी और उनकी भागीदारी भी लोकसभा में कम हो जाएगी। ये तो नेचुरली है। तो बी आर अम्बेडकर ने 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन भाषा के आधार पे हुआ था, उसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था, ये मैं पढ़ के बताता हूँ कि अंग्रेजी में है, इसका मैं हिंदी भी बता दूंगा। द नॉर्थ साउथ पॉलिटिकल डिवाइड, इन द वर्ड्स ऑफ अम्बेडकर, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन consolidated the North and balkanized the South, creating not only a linguistic but also a political problem. Resultantly, the North's relatively larger states had better bargaining terms than the smaller states of the South by virtue of their Lok Sabha participation. तो ये अंबेडकर के वर्ड्स हैं जो कि उन्होंने 1956 में हुए भाषा के आधार पर जो कमीशन बनाया गया था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में, भविष्य में होने वाले परेशानियों के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि नॉर्थ में चूंकि भाषा का ज़्यादा बड़ा अंतर था नहीं, तो वहाँ पर स्टेट्स नए नहीं बने उस अनुपात में जिस तरह से कि दक्षिण में बने। तो बाल्कनाइजेशन बाल्कनाइजेशन जो टर्म है वो सबसे पहला इस्तेमाल हुआ था तब जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और जब भारत आज़ाद होने वाला था तब एक बाल्कनाइजेशन प्लान लेकर के वो आए थे, जिसमें कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर वो चॉइस छोड़ रहे थे कि या तो आप आज़ाद हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या भारत में शामिल हो जाओ। तो बाल्कनाइजेशन जो यूरोप में जिस तरह से छोटे छोटे देश बनाए गए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद और पहले विश्व युद्ध के बाद, वहाँ से ये टर्म निकला है बाल्कनाइजेशन, जो भारत के लिए इस्तेमाल आज़ादी के वक्त किया गया था माउंटबेटन के संदर्भ में। वो बाल्कनाइजेशन भाषा के आधार पर दक्षिण के इलाकों में 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के भाषाई मुद्दे की वजह से ज़्यादा हुआ। थोड़ा सा और समय लेकर के हम इसे समाप्त कर देंगे, 13 मिनट का हो गया है, लेकिन हम कुछ बेसिक जो कानून के मुद्दे हैं वो उठाना चाहते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा, आप बने रहें वीडियो के साथ। सबसे बड़ी जो बात है कि ईच वोट सेम वैल्यू, जो केरल में अगर कोई वोटर है तो उसकी जो वोट की ताकत है, क्या वो वोट की ताकत वही है जो बिहार में कोई जो वोटर है उसकी वोट की ताकत है? आज के अगर संदर्भ में देखेंगे तो जो बिहार का जो वोटर है उसकी जो वोट की जो ताकत है वो कमज़ोर है, और जो केरल का जो वोटर है उसकी वोट की ताकत ज़्यादा है।
जो तमिलनाडु का जो वोटर है उसकी वोट की ताकत ज़्यादा है, जो उत्तर प्रदेश का वोटर है उसकी वोट की ताकत कम है। उसका कारण ये है कि 1971 से लेकर के 2001 तक में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, जनसंख्या जो बढ़ी है जिस अनुपात में, और ये नहीं है कि 1971 के बाद अचानक 2001 के ही हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस आया है। 1981 में डेकाडेनल पॉपुलेशन सेंसस होता है, तो हर 10 साल में होता है। 1981 में भी आया, 91 में भी आया, फिर 2001 में आया, 2011 में भी आया, 2021 का लंबित है, अभी काम उस पर शुरू नहीं हुआ है। तो अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो 2001 के सेंसस के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिसका हवाला दिया है, वो 2001 के सेंसस के मुताबिक ही प्रोजेक्शन किया गया है। तो ये जो गौतम देसी राजू हैं, इन्होंने कहा है कि ईच वोट सेम वैल्यू वाली बात तो है नहीं आज की तारीख में, क्योंकि आपने डिलिमिटेशन किया नहीं 1972 के बाद। तो इसके बाद अब कहते हैं कि जैसे ये कहते हैं, इफ इनको मैं कोट कर रहा हूँ, इफ वन स्टिक्स टू द प्रिंसिपल दैट ईच वोट शुड हैव द सेम इलेक्टोरल वैल्यू, Bihar and Uttar Pradesh would have ended up with more seats in the Lok Sabha than Karnataka and Tamil Nadu. अगर इस प्रिंसिपल को पहले ही अपना लिए होते तो आज के तारीख में भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा लोकसभा सीट होते, जो आज के तारीख में उनके लोकसभा सीट्स हैं। और 1971 में जो लास्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ उसके मुताबिक 1972 में डिलिमिटेशन हुआ, और उसके चूंकि 1950 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, और हर 10 साल के बाद जो आता था पॉपुलेशन सेंसस, उसके बेसिस पे लोकसभा की सीटें बढ़ते रहते थे। तो ये बढ़ने का जो कार्यक्रम है, पहले 500 लोकसभा सीट से शुरू हुआ 1950 में, वो 500 से बढ़कर के 545 पहुंचा 1972 के परिसीमन तक। तो 1972 के बाद 1982 में होना चाहिए था, 1982 के बाद 1992 में होना चाहिए था, 1992 के बाद 2002 में होना चाहिए था, 2002 के बाद 2012 में होना चाहिए था, और 2012 के बाद 2022 में होना चाहिए। तो अगर ये निरंतर ये चलता रहता ये प्रक्रिया, तो अभी लोकसभा का सीट स्वतः ही अपने नेचुरल कोर्स में ही काफी ज्यादा बढ़ गया होता। अब इसमें एक चीज़ बता देते हैं कि अब ये जो दलील है कि तमिलनाडु का जो कहते हैं कि अभी आंध्र प्रदेश का कोई एक सांसद जिसने कहा कि एक बेटा पैदा होगा तो गाय और बछड़ा दान में उसको देंगे, और बेटी होगा तो 50,000 रुपया देंगे, कि तुरंत पॉपुलेशन जैसे मानो कि बढ़ा लें। और स्टालिन ने भी कहा है कि तीसरा बच्चा पैदा करो, तो जैसे कि मानो पॉपुलेशन बढ़ाने की होड़ लग गई है, और अभी से ये कार्यक्रम करेंगे तो 10 साल में पता नहीं इनकी कितने पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही बेतुकी बातें हैं, क्योंकि इस किताब से जो एक मैं तथ्य आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि बिहार का जनसंख्या 1971 में 4 करोड़ 20 लाख था। 4 करोड़ 20 लाख जनसंख्या बिहार का 1971 के पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से था। वो बढ़ करके 2001 के पॉपुलेशन सेंसस में 10 करोड़ 40 लाख हो गया। तो 247% का पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया 1971 से 2001 के बीच में बिहार का। उसी समय तमिलनाडु का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 225% का है। अगर 247% ग्रोथ जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो उत्तर प्रदेश का है, तो 225% के रेट से तमिलनाडु का भी पॉपुलेशन बढ़ा है। वही कहते हैं जैसे कर्नाटक का 1971 में 2 करोड़ 90 लाख पॉपुलेशन था, जो कि 6 करोड़ 10 लाख 2001 में हो गया, और 210% का इजाफा हुआ है पॉपुलेशन का। तो ये जो कहना है कि 247% जो बिहार का हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम, और उनका हुआ ही नहीं है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि 225% के रेट से उनका भी पॉपुलेशन बढ़ा है तमिलनाडु का, और 210% पॉपुलेशन जो बढ़ा है वो कर्नाटक का भी बढ़ा है।
उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश का जो है सॉरी एक इसमें थोड़ा गलती हो गया, इसको हम सुधार लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन बढ़ा है, वो 225% बढ़ा है और तमिलनाडु का जो बढ़ा है, 175% बढ़ा है। तो तमिलनाडु का जो पॉपुलेशन बढ़ा है, वो 175% के रेट से बढ़ा है और 225% के रेट से बढ़ा है उत्तर प्रदेश का। कर्नाटक का बढ़ा है 210% के रेट से। तो और पूरे देश का जो पॉपुलेशन बढ़ा था उस दौरान वो बढ़ा था 210%। तो पूरे देश का अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जो 210% रहा 1971 से लेकर के 2001 के बीच में, तो उस 210 के ऊपर 225 उत्तर प्रदेश, 210 के आसपास कर्नाटक, बिहार 247%, राजस्थान भी ज़्यादा उससे रहा है, तो 175% तमिलनाडु, कम नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। अब जो वस्तु स्थिति है कि एक जो कानून की बात हम कर रहे हैं कि आर्टिकल 81 टू ए, संविधान का जो आर्टिकल 81 टू ए है, वो क्या कहता है? तो आर्टिकल 81 टू ए क्या कहता है, एक बार हम उसे समझ लेते हैं। 81 टू ए बेसिकली कहता है कि वन शैल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, in such manner that the state in such manner that the ratio between the number and the population of the state is so far as practicable is same for all the states. तो संविधान का जो आर्टिकल 82 टू ए है, परिसीमन नहीं कर करके आप उस आर्टिकल को वायलेट कर रहे हैं और संविधान का ही वायलेशन कर रहे हैं, और सिर्फ आर्टिकल 82 टू ए का ही वायलेशन नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल राइट है समानता का, उसका भी वायलेशन कर रहे हैं कि हर लोग, हर सिटीजन, जो प्रत्येक व्यक्ति हैं देश के अंदर में, उनके पास समान अधिकार होना चाहिए। समान अधिकार में वोटिंग भी आता है। अगर एक नागरिक का वोटिंग का जो अधिकार है उत्तर प्रदेश में वो कम है तमिलनाडु के नागरिक से, तो उस समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन यहाँ पर होता है, और इसलिए भी 2026 का परिसीमन नहीं टालना चाहिए। हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि 2026 का परिसीमन कैसे करेंगे, जब जब 2021 का आपने सेंसस नहीं किया है, तो 2001 के सेंसस के बेसिस पर भी अगर आप परिसीमन करेंगे तो वो भी तो आंकड़ा बहुत पुराना है, वो भी आंकड़ा तो आपका लगभग 24 साल पुराना होगा, तो आज की जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार भी नहीं होगी। और 2021 का सेंसस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, हम 2025 में आ चुके हैं, और 2031 में जो सेंसस होगा उसके लगभग करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो ऐसी भी संभावना है कि सेंसस 2021 हो ही नहीं, और ना हो और अगला सेंसस सरकार जो है सीधा 2031 में कराए। तो ऐसी स्थिति में अगर ज़्यादा विवाद बढ़ता है और नरेंद्र मोदी की सरकार झुक जाती है, तो 2026 में जो परिसीमन होना है, अगर उसे फिर से 25 साल टाल दिया गया, तो अगली बारी 2051 में आएगी, और 2051 में जब आएगी तब भी अगर इस चीज का सामना करना पड़ेगा, और उस समय के सेंसस पर जाकर के अगर परिसीमन करा जाएगा, तो आज जो लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को, जो रिप्रेजेंटेशन शेयर उनका लोकसभा में बनेगा, वो 2051 में और भी नीचे गिर जाएगा। जो पॉपुलेशन जो प्रोजेक्शन रेट है उसके हिसाब से ये दिखाता है। तो एक तरह से हमने देख लिया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 81 टू ए दोनों का ही उल्लंघन हो रहा है परिसीमन नहीं कर करके, और ये बहुत ही ज़रूरी है नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए कि 2026 का परिसीमन ना टालें, बिल्कुल भी ना टालें। और जो अगर देखिए कितनी अब मतलब एक एक लोकसभा एमपी, एक लोकसभा सांसद इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व लोकसभा में करता है, जो कि स्वीडन की आबादी के बराबर है।
मतलब ये कितनी ज़्यादा एनॉमली है, कितनी ज़्यादा विसंगतियाँ हैं, आप इसे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कुछ लोकसभा एमपी ऐसे भी हैं, जिनके लोकसभा क्षेत्र में इतनी आबादी है, जो कि स्वीडन की आबादी से भी ज़्यादा है। जो सबसे बड़े 5 आबादी वाले लोकसभा सीट हैं, उनकी जो एवरेज वोटर जो बेस है, जो आबादी है उनके लोकसभा क्षेत्र में, वो अगर हम देखें तो करीबन ये आपका 1 करोड़ 16 लाख आता है। 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व एक आदमी करता है। कोई संभव है क्या? कोई कोई एक सांसद 1 करोड़ 16 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है क्या? ये तो बहुत ही एब्नॉर्मल सी सिचुएशन है। बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है। एक एक कोई लोकसभा का सांसद महज 8-9 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और कहीं एक लोकसभा का सांसद जो है 1 करोड़ 16 लाख लोगों का कर रहा है। तो ये तो सांसदों के बीच में भी असमानता हो गई। क्योंकि 5 करोड़ उस एमपी एरिया लोकल लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है, सबको समान मिलता है। तो वो 5 करोड़ उस सांसद को मिल रहा है जिसकी लोकसभा में जो वोटर्स हैं या आबादी है, वो करीबन 10 लाख है और वही 5 करोड़ उस सांसद को भी मिल रहा है, जिसके लोकसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 16 लाख लोग रहते हैं। ये तो सांसदों के बीच भी भेदभाव और असमानता हो गई। जो संविधान में तय किया गया था 1950 में कि प्रत्येक 7.5 लाख लोगों पर एक लोकसभा सीट होगा। प्रत्येक 7.5 लाख पर एक लोकसभा सीट होगा और आज के तारीख में अगर एवरेज की बात करें तो वो संख्या 3 गुने से ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरह से हम देखते हैं और ये जो परिसीमन है ये भी संविधान में विधित है। परिसीमन हर 10 साल में होना चाहिए, डेलिमिटेशन हर 10 साल में होना चाहिए। ये संविधान में दिया गया है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 जो संविधान का है वो कहता है कि देश में परिसीमन डेलिमिटेशन होना चाहिए ताकि ये जो समानता है, ये जो समान सी जो प्रक्रिया है, ये होते रहे। पहला जो अब इसे हम समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो को। अब अंत में एक छोटी-सी बात बता देते हैं, वो भी फैक्ट है, तथ्य है कि जो 7th अमेंडमेंट एक्ट संविधान का 7वां अनुशोधन जो विधेयक था, 1956 में लाया गया था, उसने सबसे पहली बार लोकसभा की सीट बढ़ाए 500 से बढ़ा कर के 520 किया। तो पहले 7वें संविधान संशोधन से 500 से 520 लोकसभा सीट बना और उसके बाद संविधान का 31st अमेंडमेंट 31वां संशोधन संविधान का जो विधेयक था, उसने 1973 में 520 से बढ़ा करके 545 लोकसभा सीट किया, 545 किया। और 42nd अमेंडमेंट जो 42वां संशोधन विधेयक था संविधान का, जो कि लाया गया 1976 में, उसने 25 साल के लिए इस परिसीमन को फ्रीज कर दिया जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और वही काम किया अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में। तो बहुत देर हो चुकी है। एक वोट सेम वैल्यू, ये जनता का अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है, संविधान में बताया गया है। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है कि किसी भी नागरिक के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, सभी नागरिक एक समान हैं। और आर्टिकल 82 जो कहता है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए। तो समय की दरकार है कि ये जो आर्टिफिशियल ये जो डिस्कोर्स है नॉर्थ साउथ का डिवाइड, जिसके ऊपर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद ही कह दिया था कि आपने ही भाषा के आधार पर राज्य बना करके अपने जो हिस्सेदारी है कम की है, अपनी शक्ति को कम की है। उसकी वजह से आप आने वाले समय में जो चुनौतियां होंगी उनके लिए आपको तैयार होना चाहिए। नॉर्थ में राज्य छोटे नहीं बने।